टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स से रखे हैं, है ना। इसमें अलग अलग लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग काम करके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, look at these pictures you will find that people are engaged in various economic activities। मतलब कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ लोग सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब लोग अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इन एक्टिविटी से हम लोग क्या समझते हैं, तो देखो ये सारी एक्टिविटी अलग अलग हैं और अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करी गई हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सेक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पर यही चैप्टर है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मतलब जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वहाँ पर जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, देयर आर मैनी एक्टिविटी दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्स। मतलब कि ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कॉटन का कल्टीवेशन करते हैं, है ना, कॉटन उगाते हैं किसी भी फील्ड में, ठीक है, तो हम उसके लिए क्रॉप सीज़न को ध्यान में रखते हैं। मतलब कॉटन किस सीज़न में हमें उगानी चाहिए उसका ध्यान रखते हैं, ठीक है। कॉटन की प्लांट के लिए हम मेनली किस पर डिपेंड रहते हैं, नेचुरल फैक्टर पे, जैसे रेनफॉल, सनशाइन और क्लाइमेट, ठीक है। क्योंकि जब हम कॉटन उगाते हैं तो ये एक नेचुरल एक्टिविटी है ना, और इस पर हम नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड रहते हैं इस एक्टिविटी के लिए, ठीक है। और जो ये कॉटन हम ग्रो करते हैं, उगाते हैं, ये क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हम डेयरी पर डिपेंड रहते हैं। डेयरी में जैसे दूध वगैरह निकालते हैं, उस पर हम किस पर डिपेंड रहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस पे, और किस पर, एनिमल्स पर, ठीक है। और उन एनिमल्स को हम फीड करते हैं, जैसे चारा वगैरह खिलाते हैं, तो ये भी सब क्या है, नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। अब देखो हमने जब क्रॉप उगाई थी नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके, उसमें जो क्रॉप थी वो क्या थी, एक नेचुरल प्रोडक्ट थी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर डेयरी में जानवर का दूध वगैरह निकाल रहे हैं तो वो क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है, और उसमें हम उसमें भी नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो व्हेन वी प्रोड्यूस a good by exploiting natural resource it is an activity of primary sector। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर हम किसी भी सामान को बनाते हैं नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करके, तो वो किस सेक्टर के अंदर आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। प्राइमरी क्यों, क्योंकि इसमें जो भी हम प्रोडक्ट को ग्रो कर रहे हैं ना, वो क्या है, हमें नेचुरली मिलते हैं, और वो सब हमारे एक प्राइमरी बेस होता है, ठीक है। वो सब नेचुरल होते हैं और प्राइमरी होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब सेक्टर कहाँ के हैं, प्राइमरी सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर आते हैं। और ये सब किस चीज़ से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए हम प्राइमरी सेक्टर को क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेचुरल चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, जैसे कुछ सब्जियाँ हो गई, फूल, कॉटन, और कुछ क्रॉप्स, एनिमल्स, है ना, कोल, प्लांट्स, ये सब क्या है, नेचुरल है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर दूसरा सेक्टर आता है क्या, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या आता है, जब हम किसी नेचुरल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, कॉटन को ग्रो करा, ठीक है, और जब हमने उस कॉटन को हमने फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर करा, उसको कलर दिया, तो वो क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हम प्रोडक्ट नेचुरली गेन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है उन नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉटन फाइबर को प्लांट से गेन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, उस कॉटन फाइबर का यान बनाते हैं या फिर वीव बनाते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज़ में। तो ये क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम शुगर केन लेते हैं,
शुगर केन से हम क्या शुगर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, ये भी क्या है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी वर्क होना होता है वो कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी सेक्टर और एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर के बाद दूसरा सेक्टर कौन सा आता है, टर्शरी सेक्टर। ठीक है, टर्शरी सेक्टर के अंदर क्या आता है, टर्शरी सेक्टर में आता है कि जो भी प्रोडक्ट प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से प्रोड्यूस हुआ है, अब हम उसकी जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ करेंगे, यानी उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह बाय ट्रक और बाय ट्रेन। ठीक है, और हम उसको शॉप्स में भी रीसेल करेंगे, सेल करेंगे। तो ये किस चीज़ के अंदर आ जाता है, टर्शरी सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उनको ट्रांसपोर्ट ना करके कोई अदर सर्विस भी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीफोन हो गया, लेटर हम जो सेंड करते हैं वो भी टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। हम बैंक में पैसे जमा करते हैं या फिर निकालते हैं, वो भी टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। ट्रांसपोर्ट टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। स्टोरेज मतलब जो भी हमने क्रॉप्स को ग्रो करा उसको स्टोर करते हैं, वो भी टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल हैं टर्शरी सेक्टर के। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब देखो सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है आज के ज़माने में, है ना। टर्शरी सेक्टर में जैसे कि हम टीचर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ पर्सनल लोग की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स, इन सब की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो ये किसके अंदर आते हैं, टर्शरी सेक्टर के अंदर यानी सर्विस सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर देखो पूरा आपको दिया गया है जो भी चीज़ें टर्शरी सेक्टर के अंदर आती हैं, आप एक बार इनको पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि ये जो तीनों सेक्टर्स होते हैं ना, ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट कैसे होते हैं, मान लो कि प्राइमरी सेक्टर ने, मतलब जो फर्स्ट सेक्टर है हमारा प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर उसने वीट को या फिर कॉटन को या शुगर केन को ग्रो ही नहीं करा है, तो जो सेकंड सेक्टर है यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो उसको मैन्युफैक्चर कैसे करेगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, अगर वो शट डाउन हो जाएगा तो जो थर्ड सेक्टर है यानी टर्शरी सेक्टर है वो अपने आप ही डाउन चला जाएगा ट्रांसपोर्ट के मामले में। ठीक है, अब मान लो इसने तो अपनी पूरी ग्रोथ करी है अच्छे से, इसने भी टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर ने भी मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से करी है, लेकिन अगर क्या कहते हैं टर्शरी सेक्टर ही जो ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोड्यूस हुए गुड्स का, है ना, जो भी गुड्स फर्स्ट और सेकंड सेक्टर यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ने प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें, अगर टर्शरी सेक्टर यानी थर्ड सेक्टर उनका ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं करेगा तो उन गुड्स का फ़ायदा क्या है ना। तो इसी तरीके से ये जो तीनों होते हैं ना, ये तो तीनों सेक्टर से एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहीं पर इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये तीनों सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है इसके। ठीक है, अब आ जाते हैं कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, मतलब हम इन थ्री सेक्टर्स को कंपेयर कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ। यहाँ पर बताया है कि ये जो तीनों सेक्टर्स हैं ना, ये बहुत बड़ी मात्रा में गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये जो तीनों सेक्टर्स हैं ये अपनी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि ये जो गुड्स प्रोड्यूस करे गए हैं और सर्विस प्रोवाइड करे गए हैं इन तीनों सेक्टर्स में, इनमें इनका इकोनॉमी में रोल क्या है ना, और इन टोटल प्रोडक्शन का क्या कह सकते हैं कि हम अमाउंट क्या है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, मतलब कि इन तीनों सेक्टर्स में जो भी सर्विस प्रोवाइड करी गई है या फिर जो भी गुड्स प्रोड्यूस करा गया है, हम उसके टोटल प्रोडक्शन का प्राइस कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ हम कह सकते हैं कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अमाउंट को ऐड कर लेते हैं और वो ही हमारा टोटल नंबर आता है। मान लो 10,000 रुपये किलो हमने 10,000 किलो गेहूँ हमने बेचे 20 रुपये किलो में, तो इसका अमाउंट टोटल क्या हुआ, 2 लाख। ठीक है, अब मान लो 5,000 नारियल हमने बेचे 15 रुपये में, तो इसका अमाउंट क्या हुआ, 75,000, है ना। तो ये पूरा जो है 2,75,000 इसका टोटल अमाउंट है। ठीक है, इसी तरीके से हम इनके टोटल अमाउंट को काउंट करते हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर फाइनल गुड्स एंड सर्विस के अगर हमें अमाउंट काउंट करना है तो हम क्या करेंगे। मान लो एक फार्मर है जिसने 20 रुपये किलो में गेहूँ बेचे, ठीक है, एक वीट को, और जो बिस्किट फार्मर है जिसने 20 रुपये किलो में एक मील को, वीट मील को 20 रुपये किलो में गेहूँ बेचे। अब इस वीट मील ने क्या करा, उन गेहूँ को पीस कर एक बिस्किट कंपनी को 25 रुपये किलो में बेच दिया, ठीक है। अब उस बिस्किट कंपनी ने क्या करा, उसमें शुगर और ऑयल ऐड करके उसको पैकेट में रैप करके 80 रुपये पर पैकेट, मतलब 80 रुपये में बेच दिया, मतलब 20 रुपये पर पैकेट। तो यहाँ पर जो ये 80 रुपये है ना, ये इसका फाइनल गुड्स का अमाउंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी कंज्यूमर के पास अमाउंट पहुँचा, लास्ट अमाउंट पहुँचा, वो क्या है, 80 रुपये। तो यही हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विस मानी जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया भी हुआ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर ऑफ फॉर दैट ईयर एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन in the three sector gives what is called the gross domestic product of a country. It is the value of final goods and service produced within a country during a particular year. GDP show how big economy is. अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी GDP है, वो हमारे जो फाइनल गुड्स और सर्विस है उसका फाइनल प्राइस माना जाता है। मान लो हमने अभी एग्जांपल लिया था कि एक फार्मर ने 20 रुपये किलो में गेहूँ बेचे आटा चक्की को, ठीक है। आटा मिल ने क्या करा, उस गेहूं को 25 रुपये किलो में बिस्किट कंपनी को बेचा। बिस्किट कंपनी में क्या करा, उसमें शुगर और ऑयल ऐड करके उसको पैकेट में रैप करके बिस्किट बना के कितने रुपए में बेचा, 80 रुपये में बेचा। तो ये जो 80 रुपये है ना, ये हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, और इसी को हम कहेंगे क्या, GDP, ठीक है। और एक GDP ही है जो बताती है कि जो कंट्री की इकोनॉमी है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितनी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। अब इंडिया में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री होती है वही GDP का टास्क को फुलफिल करती है, परफॉर्म करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, मतलब कि जो तीनों सेक्टर है, टर्सरी, सेकेंडरी और कह सकते हैं प्राइमरी, इन तीनों सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, हिस्टोरिकल चेंजेस आए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो पहले के टाइम पे क्या था कि जो फार्मिंग है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो मेन प्रॉस्पर था, सबकी मेन ऑक्यूपेशन थी, है ना, पहले के टाइम पे। लेकिन आजकल क्या है कि जो लोग हैं वो अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, जैसे क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स में, है ना, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो ज़्यादा सामान को बेचते और ख़रीदते हैं, है ना। और ज़्यादातर लोग ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटर और आर्मी में, मतलब सर्विस प्रोवाइड करने वाले सेक्टर्स में ज़्यादा इंक्लूड हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो कह सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है ना, वहाँ पर प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हो गए हैं आजकल, है ना, सर्विस सेक्टर में, या फिर कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर में, जहाँ पर फैक्ट्रीज़ का काम होता है। क्योंकि आजकल लोगों की ग्रोथ होने लगी है, तो जो लोग हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर से हटकर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। और जो सर्विस सेक्टर है ना, वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है लोगों के लिए, लोगों की एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो टोटल प्रोडक्शन है और एम्प्लॉयमेंट है तीनों सेक्टर में इंडिया में, वो कैसा हो गया है, वो बदल गया है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। और ये जो सेक्टर्स में जो चेंजेस आए हुए हैं, है ना, वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें बताया गया कि हम उसको नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन के लिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।